अगर एग्जाम में सक्सेसफुल होना है तो फर्स्ट स्टेप ये है कि एग्जाम के बारे में जानो। इन केस ऑफ द फिजिकल ज्योग्राफी, दिस इज द बेस ऑफ द एंटायर सब्जेक्ट। ये अगर स्ट्रांग हो गया, नाउ ये जो मैपिंग वाला एस्पेक्ट है दैट इज मेनली यूजफुल फॉर योर प्रीलिम्स। मेंस में बस कुछ एग्जांपल्स देने के लिए काम आएगा, बाकी बिल्कुल ही ज्योग्राफी नूब हो, कुछ भी नहीं आता, कुछ भी नहीं याद, देन इन दैट केस मैप्स को आप जब देखो तो आप ओवरवेल्म भी हो सकते हो। देयर आर सो मेनी कंट्रीज, सो मेनी सिटीज, सो मेनी वर्ड्स रिटन ऑन द पेपर। अगर आप इस एस्पेक्ट से देखोगे मैप्स को, देन मैप्स विल टेरिफाई, नाइटमेयर हो सकते हैं मैप्स। बट मैप्स पढ़ते टाइम फोटोग्राफिक मेमोरी बहुत एसेंशियल हो जाती है। देखो, आप क्लासेस ज्वाइन करोगे, लेक्चर्स देखोगे, तो तब निमोनिक्स तो आपको प्रोवाइड किए ही जाएंगे रटने के लिए, बट मैपिंग से हर साल 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आप बस प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो, अभी से आप मैप से फेमिलियरिटी बढ़ाओगे, तो जितना ज्यादा आप कॉन्फिडेंट रहोगे बिफोर द एग्जाम, उतना बेहतर आपकी परफॉर्मेंस होगी। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू साथी आईएएस। नाउ यू आर न्यू टू द यूपीएससी जर्नी एंड आपको शुरुआत करनी है विथ योर यूपीएससी ज्योग्राफी स्टडीज फ्रॉम द जीएस पर्सपेक्टिव। तो वो कैसे करना है, उसको हम इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। आई एम पल्लवी सक्सेना, द यूपीएससी ज्योग्राफी एजुकेटर हियर एट सारथी आईएएस, एंड मैं आपको बताती हूँ कि आपको सीक्वेंशली क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए सो दैट यू गेट मैक्सिमम आउटपुट with all the investment of hard work that you are doing in this subject. देखिए, आप किसी से मिलने अगर आपको जाना रहता है, फॉर एग्जाम्पल ऑफिस का कोई क्लाइंट है या फिर कोई सीनियर है या फिर कोई भी हो, आप पहले क्या ट्राई करते हो, उसके बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश करते हो ताकि आपके पास कुछ टॉकिंग पॉइंट्स हो, ताकि आप सामने वाले को इंप्रेस कर सको। अगर कोई क्लाइंट है तो आप बिजनेस ला सको, राइट? आपको सक्सेस के लिए सामने वाले को जानने की नेसेसिटी है। सेम गोज फॉर यूपीएससी। अगर एग्जाम में सक्सेसफुल होना है तो फर्स्ट स्टेप ये है कि एग्जाम के बारे में जानो। यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द डिमांड ऑफ द एग्जाम। यूपीएससी चाहता क्या है, आपको क्या क्या पढ़ना है, किस डेप्थ तक पढ़ना है। तो ऐसा नहीं है कि एक कंप्लीट मिस्ट्री है। यूपीएससी ने बहुत सारी चीजें देखे रखी हैं जिससे यू कैन आइडेंटिफाई व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द एग्जाम। देयर आर टू थिंग्स। फर्स्ट, द सिलेबस। यूपीएससी ने प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों के सिलेबस को पब्लिकली रिलीज किया हुआ है फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स, नॉट जस्ट ज्योग्राफी। एंड पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज हर साल यूपीएससी कुछ क्वेश्चंस पूछता है, सर्टेन पैटर्न्स पे क्वेश्चंस पूछता है, बोथ इन प्रीलिम्स एंड मेंस। सो सिलेबस से आपको पता चलता है आपको पढ़ना क्या है, एंड फ्रॉम द पीवाईक्यूज यू गेट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द डेप्थ यू रिक्वायर विथ रिगार्ड्स टू दिस एग्जाम, राइट? नाउ सिलेबस जो है यूपीएससी ने बहुत सिंपल सा दिया हुआ है, बोथ फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस विथ रिगार्ड्स टू ज्योग्राफी। ये जो डिटेल सिलेबस है जो यूपीएससी ने दिया हुआ है, प्लस मैं आपको और डिटेल सिलेबस यहाँ पे बताऊंगी, उसकी पीडीएफ यहाँ पे लिंक में नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है? तो इसको हम समझते हैं। यूपीएससी ने प्रीलिम्स में सिंपली कहा है इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल एंड ह्यूमन एस्पेक्ट्स। एंड अगर हम मेंस के एग्जाम में जाएं तो जीएस1 में ज्योग्राफी आता है। इन केस ऑफ जीएस1 दे हैव टॉक्ड अबाउट द जियोफिजिकल फिनोमेना, लोकेशन ऑफ द इंडस्ट्रीज। तो इस टाइप के उन्होंने डिस्क्रिप्शंस दिए हुए हैं कि ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। सो वहां से आपको पता चलता है कि यूपीएससी की नीड क्या है। देन आप आते हैं पीवाईक्यूज पे। नाउ विथ रिगार्ड्स टू पीवाईक्यूज, 2011 में प्रीलिम्स का सिलेबस चेंज हुआ एंड 2013 में मेंस का सिलेबस चेंज हुआ। So if you are starting out with your geography preparation, 2011 से अभी तक के जो prelims के questions हैं, 2013 से अभी तक के जो mains के questions हैं, उनको देख लो। I'm not asking you to solve them right away. I understand कि आपने बस preparation start किया है, आप solve नहीं कर सकते और कोई भी expect नहीं कर रहा कि आप उनको solve कर जाएंगे। Do not get overwhelmed with these questions. Right now you are just familiarizing yourself with the process. आप इन क्वेश्चंस को देख के आपके दिमाग में कुछ कीवर्ड्स जाके बैठ जाएंगे।
And when you start studying for the exam, then those keywords will be there in your mind, और उन topics पे आप extra emphasis दोगे, which will be highly beneficial for you when you are giving the exam yourself. So first step क्या है? Syllabus देखना है, PYQs देखना है, ताकि एग्जाम से फेमिलियरिटी हो जाए, ये पता चल जाए कि एग्जाम की डिमांड क्या है. देखो, अंधेरे में तीर चलाने से कुछ भी नहीं होता. There is an entire set of information that UPSC has provided, तो उसका फायदा उठा. तो फर्स्ट स्टेप है, ज्योग्राफी स्टार्ट करने के पहले ये कर लो कि जो सिलेबस है और जो PYQs है उनको अच्छे से देख लो. ना अगर आपने ये देख लिया है, उसके बाद फिर हम सेकंड स्टेप पे आते हैं. सेकंड स्टेप क्या है? सेकंड स्टेप इज कि सिलेबस डिटेल्ड क्या है. यूपीएससी ने तो 2 लाइन में सिलेबस दिया हुआ है, बट क्या क्या रिक्वायरमेंट है ज्योग्राफी में विथ रिगार्ड्स टू द एग्जाम. देखो, ज्योग्राफी इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. वन इज फिजिकल ज्योग्राफी, सेकंड इज ह्यूमन ज्योग्राफी. डोंट वरी, ये जो सिलेबस है, डिटेल्ड सिलेबस, ये मैंने प्रोवाइड किया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हो. तो ध्यान से पहले यहाँ पे देखो, समझने की कोशिश करो कि क्या क्या पढ़ना रहता है इन केस ऑफ ज्योग्राफी. देखिए, इन केस ऑफ द फिजिकल ज्योग्राफी, दिस इज द बेस ऑफ द एंटायर सब्जेक्ट. ये अगर स्ट्रॉन्ग हो गया तो सब्जेक्ट आपका पूरा कॉन्कर हो गया है. नाउ फिजिकल ज्योग्राफी, इट कंटेन्स फर्स्ट जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी एंड ओशनोग्राफी. जो जियोमॉर्फोलॉजी है, इसमें वी फर्स्ट स्टडी अबाउट द यूनिवर्स. हम मैक्रो से माइक्रो पे आते हैं. हम सबसे पहले यूनिवर्स के बारे में समझते हैं. वी स्टडी अबाउट बिग बैंग, देन वी स्टडी अबाउट गैलेक्सीज, स्टार्स, सोलर सिस्टम, एंड देन वी कम टू स्टडी ऑफ द अर्थ. सो यूनिवर्स पढ़ना रहेगा, डिफरेंट थ्योरीज पढ़नी रहेंगी. उसके बाद फिर आप आओगे सन पे, मून पे, अर्थ पे, एक्लिप्सिस पे. देन you start with the detailed study about the earth, about the earth's lithosphere. यहाँ पे आपको पढ़ना रहता है about the interior of the earth, about the various endogenic, exogenic forces. earthquakes हो गए, then volcanoes हो गए, theories हो गई जैसे continental drift theory हो गई, then you have the plate tectonics theory, sea floor spread theory, then you study about the exogenic activities, mountain building, rocks. ये सारी चीजें आती हैं जियोमॉर्फोलॉजी में. जियोमॉर्फोलॉजी बेसिकली आपको समझाता है कि अर्थ पे जो पत्थर हैं, अर्थ पे जो सरफेस है, ये सरफेस बना कैसे और इस पे चेंजेस कैसे और क्यों आ रहे हैं. That is what geomorphology deals with. Then we have the second part, that is climatology. Climatology is the study of the atmosphere. हमारा एटमॉस्फेयर, हमारे आसपास जो हवा है, हवा के मूवमेंट से क्या क्या वेदर इफेक्टिविटीज होती हैं, वो सब हम कवर करते हैं क्लाइमेटोलॉजी में. सो क्लाइमेटोलॉजी स्टार्ट्स विद द स्टडी ऑफ द एटमॉस्फेयर, इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स, इट्स लेयर्स, देन टेम्परेचर, प्रेशर, हीट, फिर विंड्स आता है इसमें, देन वी स्टडी अबाउट मॉइस्चर, फिर हम कुछ फिनोमेना, वेदर फिनोमेना है जैसे साइक्लोन्स हो गए, टोर्नाडोज हो गए, थंडरस्टॉर्म्स हो गए, इनके बारे में पढ़ते हैं. देन वी स्टडी अबाउट द वेरियस क्लाइमेटिक रीजन्स ऑफ द अर्थ. देन आता है ओशनोग्राफी. नाउ ओशनोग्राफी इज द स्टडी ऑफ वाटर ऑन द अर्थ. जो ओशंस हैं उनका पानी, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, ओशन का बॉटम जो है उस पे क्या क्या फीचर्स हैं, पानी मूव कैसे करता है, करंट्स क्या होते हैं, टाइड्स क्या होते हैं, वेव्स क्या होती हैं. ये देखो, बहुत ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है. ये ऐसी चीजें हैं जो आपने बचपन में पढ़ी हुई हैं. यू हैव स्टडीड दीज थिंग्स अप टिल द 10th स्टैंडर्ड. 10th तक तो सबने सोशल स्टडीज पढ़ा रहता है. सो बस उसको ही थोड़ा सा लेवल अप करना है. दैट इज ऑल यू नीड. सो डरना नहीं है सब्जेक्ट से, ठीक है. So you study about oceans, you study about coral reefs, the resources we get from the oceans. So यहाँ पे कवर होता है आपका वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी. देन ये जो आपने पढ़ा है, इसको आपको अप्लाई करना है ओवर इंडिया. नाउ इंडिया में, इंडिया का जियोमॉर्फोलॉजी या जियोलॉजी कैसा है, इंडिया का क्लाइमेट कैसा है, ड्रेनेज कैसा है, इंडिया में वाटर बॉडीज कौन सी हैं आजू बाजू, उनकी वजह से इंडिया के क्लाइमेट पे क्या इम्पैक्ट है,
क्लाइमेट की वजह से इंडिया में किस टाइप के फॉरेस्ट हैं, किस टाइप के सॉइल हैं। सो यही चीजें जो आपने वर्ल्ड लेवल पे पढ़ी, उनको अब आप इंडिया के लेवल पे पढ़ोगे। सो मैंने बोला था ना, मैक्रो से माइक्रो आ रहे हैं, हम अब अर्थ से इंडिया पे आ गए। सो बहुत सिंपल है अगर आप प्रॉपर एक सीक्वेंस फॉलो करो। सो सीक्वेंस आपका क्या होना चाहिए, पहले आपको वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी कवर करना है, देन यू हैव टू मूव टुवर्ड्स इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी। नाउ एक बार you have covered the Indian physical geography, then we come to the human geography. Human geography क्या है, जो अर्थ पे रिसोर्सेज हैं उनको ह्यूमंस कैसे यूज करते हैं, उनको यूज करके हाउ आर वी अर्निंग लाइवलीहुड, हाउ आर पॉपुलेशन इज चेंजिंग, दैट इज बेसिकली ह्यूमन ज्योग्राफी। सो ह्यूमन ज्योग्राफी में वी स्टार्ट विद द स्टडी ऑफ डेमोग्राफी, कि हमारी जो पॉपुलेशन है ह्यूमंस की, हाउ इज द पॉपुलेशन ऑफ ह्यूमंस चेंज ओवर टाइम एंड हाउ इज इट स्प्रेड अक्रॉस द अर्थ। देन जहां पे लोग रहेंगे वहां पे घर भी होंगे, वहां पे सेटलमेंट्स होंगे। सो आफ्टर डेमोग्राफी वी नीड टू स्टडी अबाउट द सेटलमेंट्स। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेटलमेंट्स, कहीं पे रूरल सेटलमेंट्स हैं, कहीं पे अर्बन सेटलमेंट्स हैं। व्हाट आर द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दीज सेटलमेंट्स। देन हम आते हैं, अब देखो सेटलमेंट्स हैं, घर है, घर में किस टाइप का काम करके आप पैसा लेके आ रहे हो। सो वी मूव टू द इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। यहाँ पे फर्स्ट वी स्टडी अबाउट एग्रीकल्चर, वी स्टडी अबाउट द वर्ल्ड रिसोर्सेज, जिससे माइनिंग वगैरह की जाती है, जैसे डायमंड्स कहाँ पे हैं, निकल कहाँ है, लिथियम कहाँ है। सो वी स्टडी अबाउट द वर्ल्ड रिसोर्सेज। देन इनको यूज करके हम इंडस्ट्री सेटअप करते हैं। जैसे फ्लावर मिल क्या है, एग्रीकल्चरल आउटपुट जो आया उसको प्रोसेस करने की इंडस्ट्री है। सिमिलरली आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, जो माइनिंग आउटपुट आया यहां से उसको प्रोसेस करने की इंडस्ट्री इज द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। आयरन एंड स्टील से लेके सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज, ये सारी इंडस्ट्रीज इन आउटपुट्स को प्रोसेस करके अपने आउटपुट्स क्रिएट करती हैं। So we then study about the industries, different industries, how the industrial location is decided कि कहीं पे हमें इंडस्ट्री लगानी है, कहीं पे नहीं लगानी। फॉर एग्जाम्पल इंडिया में मोस्टली कॉटन टेक्सटाइल कहाँ पे मिलता है, गुजरात में या महाराष्ट्र में। वहां क्यों मिलता है, उसका आपको आंसर मिलेगा यहां से, क्योंकि वहीं पे मैक्सिमम कॉटन ग्रो होता है। और वहां पे मैक्सिमम कॉटन क्यों ग्रो होता है, उसका आंसर आपको मिलेगा यहां से, वहां पे ब्लैक सॉइल है। अब वहां ब्लैक सॉइल क्यों है, उसका आंसर मिलेगा आपको यहां से, क्योंकि वहां पे लावा इरप्शंस हुए थे, बसाल्टिक लावा इरप्ट हुआ था, बसाल्टिक लावा की वेदरिंग हुई जिससे ब्लैक सॉइल बना। ब्लैक सॉइल था तो एग्रीकल्चर में वहां पे कॉटन की ग्रोथ हुई, और कॉटन की ग्रोथ हुई इस वजह से वहां पे कॉटन टेक्सटाइल मिल्स है। सो मैंने कहा था ना कि बेस से ऊपर जाना है, ये बेस है, इस बेस के ऊपर आप इंडियन ज्योग्राफी बिल्ड करोगे, उस बेस के ऊपर आप ह्यूमन ज्योग्राफी बिल्ड करोगे। सो यहां पे आप पढ़ते हो इंडस्ट्रीज के बारे में। आफ्टर दैट यू स्टडी अबाउट द ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। देखो इंडस्ट्रीज में जो आउटपुट है या फिर जो रॉ मटेरियल्स चाहिए, किसी तरह से तो ट्रांसपोर्ट होंगे ना। Either you'll have to use roadways or you'll have to use airways, waterways। तो कैसे कर रहे हो आप ट्रांसपोर्टेशन, इंडिया में ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क कैसा है। सो ऑल दैट इज कवर्ड इन दिस चैप्टर। एक लास्ट चैप्टर आता है दैट इज ट्रेड। नाउ ये जो चैप्टर है यूजुअली इकोनॉमी में कवर होता है, बिकॉज इट इज मोर फ्रॉम द इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव। ट्रेडिंग, इसका मतलब कंपैरेटिव एडवांटेज जब हो तभी ट्रेडिंग होती है। अगर मैं कोई चीज सस्ती बना पा रही हूँ तो आई विल बी एबल टू सेल इट इन द इंटरनेशनल मार्केट कंपेयर टू समवन हु इज प्रोड्यूसिंग दैट थिंग एट अ कॉस्टलियर प्राइस। If I'm producing something at 10 rupees and someone else is producing that at 15 rupees, लोग मेरी चीज खरीदेंगे, राइट। सो दिस इज कॉल्ड कंपैरेटिव एडवांटेज। तो ये चीजें आप इकोनॉमी में पढ़ते हो, ये जो लास्ट चीज है ये इकोनॉमी में पढ़ते हो, बाकी सारी चीजें आर कवर्ड इन ज्योग्राफी। देन ज्योग्राफी में इसके बियॉन्ड भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, दैट इज द एस्पेक्ट ऑफ मैपिंग। नाउ मैपिंग में वी हैव the world mapping,
एंड वी हैव इंडियन मैपिंग। वर्ल्ड मैपिंग जो ग्लोबल फिजिकल फीचर्स हैं, जैसे कि बाल्टिक सी हो गया, ब्लैक सी हो गया, देन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हो गया, बहुत ज्यादा न्यूज में है। सो ये सारी चीजें हम पढ़ते हैं, एंडीज माउंटेन, हिमालयन माउंटेन, गोबी डेजर्ट हो गया। सो ये जो फिजिकल फीचर्स हैं, बी डेजर्ट्स, वाटर बॉडीज, स्ट्रेट्स, माउंटेन्स, प्लेट्यूज, वी हैव टू स्टडी ऑल दोज एस्पेक्ट्स इन वर्ल्ड मैपिंग। एंड इन केस ऑफ इंडियन मैपिंग, इंडिया के डैम्स, इंडिया के माउंटेन्स क्या हैं, वाटरफॉल्स, पीक्स, ग्लेशियर्स, रिवर्स, ये सारी चीजें हम करते हैं इंडियन मैपिंग में। नाउ ये जो मैपिंग वाला एस्पेक्ट है, दैट इज मेनली यूजफुल फॉर योर प्रीलिम्स। मेंस में बस कुछ एग्जांपल्स देने के लिए काम आएगा, बाकी मोस्टली क्वेश्चंस डायरेक्टली प्रीलिम्स में आते हैं। ठीक है, सो ये हो गया द एंटायर सिलेबस ऑफ ज्योग्राफी। अब कैसे शुरुआत करनी है इसको पढ़ने की, देखो, फर्स्ट आई विल टॉक अबाउट जो हमारा ज्योग्राफी एस्पेक्ट है, देन आई विल टॉक अबाउट द मैपिंग एस्पेक्ट। ज्योग्राफी की शुरुआत आप दो तरीके से कर सकते हो। वन, अगर आप बिल्कुल भूल चुके हो स्कूल की ज्योग्राफी, यू डोंट रिमेंबर एनीथिंग अबाउट इट, देन इन दैट केस आई वुड सजेस्ट कि आप शुरू करो 6th की एनसीईआरटी से। सो स्टार्ट फ्रॉम योर 6th क्लास एनसीईआरटी, बिकॉज 6th क्लास के बच्चों के लिए इसको डिजाइन किया रहता है। लैंग्वेज इज वेरी इजी, बहुत क्विकली कवर होगा। 2 दिन में पूरा आपका 6th का ज्योग्राफी, 2 दिन में 7th, 2 दिन में 8th का ज्योग्राफी कवर हो जाएगा। So it's very easy language. This will help you familiarize or re-familiarize yourself with the subject. और अगर आपको चीजें याद हैं, अगर थोड़ा बहुत याद है, फॉर एग्जाम्पल अगर 12th तक ज्योग्राफी किया है, थोड़ा फंडामेंटल प्रॉपर है आपका, then in that case you can start directly from 11th class geography. So this depends completely on you. बिल्कुल ही ज्योग्राफी नूब हो, कुछ भी नहीं आता, कुछ भी नहीं याद, then in that case start from 6th class NCERT. Otherwise you can start from 11th class NCERT. ठीक, नाउ एक बार जब आपकी एनसीईआरटी कवर हो जाती हैं, एक फाउंडेशन अच्छा डेवलप हो जाता है, उसके बाद यू कैन गो फॉर स्टैंडर्ड बुक्स और you can join our classes, जहां पे I will be teaching you geography from the scratch, from the base, ये समझते हुए कि आपको कुछ नहीं आता। ठीक है, so this is the way that you can move forward with the preparation of geography. स्टैंडर्ड बुक्स में मेरी बुक है इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी विद द मैग्रो हिल पब्लिकेशन, यू कैन गो टू दैट बुक। जीसी लियोंग भी सजेस्ट की जाती है, बट जीसी लियोंग बहुत सालों से रिवाइज नहीं हुई है, प्लस कुछ टॉपिक्स हैं विच आर नॉट अवेलेबल इन द जीसी लियोंग बुक। ठीक है, सो एनसीईआरटीज तो कर ही लेना, उसके अलावा अगर स्टैंडर्ड बुक से करना है, यू कैन ट्राई माई बुक। अदरवाइज आप हमारी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। 2 ईयर का जो कोर्स है वो रिसेंटली अभी हमने लॉन्च भी किया है, उसके भी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। देन लेट्स टॉक अबाउट मैपिंग। देखो, मैपिंग का ना पर्सपेक्टिव की बात है। मैप्स को आप जब देखो तो आप ओवरवेल्म भी हो सकते हो। देयर आर सो मेनी कंट्रीज, सो मेनी सिटीज, सो मेनी वर्ड्स रिटन ऑन द पेपर। अगर आप इस एस्पेक्ट से देखोगे मैप्स को, देन मैप्स विल टेरिफाई यू, नाइटमेयर हो सकते हैं मैप्स। बट द अदर वे टू लुक एट द मैप्स इज दैट मैप्स आर जस्ट लाइक योर कॉमिक बुक्स। कॉमिक बुक्स में कैरेक्टर्स होते हैं, every character has certain characteristics or certain dialogues associated with them, right? So ऐसे ही मैप्स जो हैं, मैप्स में भी तो वही है, मैप्स में भी तो कैरेक्टर्स हैं। फॉर एग्जाम्पल इंडिया है, इंडिया जो है इसके ऊपर कुछ कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, दिल्ली और हिमालयास, राइट? सिमिलरली इंडिया के बगल में चाइना है, चाइना पे कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, बीजिंग, शंघाई और कुनलुन माउंटेन, तिएनशान माउंटेन, तकलामकान डेजर्ट। So it is just characters. Countries are like characters and हर character से associated कुछ words हैं। इस तरह से जब मैप्स को देखना शुरू करोगे ना, तो मैप्स will become very interesting. So with regards to mapping, I would suggest कि अपने पास जब आप NCERT पढ़ोगे तब अपने पास एक एटलस रखना।
इट कैन बी एनी एटलस ऑफ दीज टू। ओरिएंट ब्लैक स्वॉन की एटलस भी आप रख सकते हो, नहीं तो जो ऑक्सफोर्ड की स्टूडेंट एटलस है, यू कैन हैव एनी ऑफ दीज टू, उसको अपने पास रखना व्हेन यू आर स्टडीइंग दिस। Now, whenever you are studying the NCERT, there might come up certain locations. For example, अगर आप plate tectonics पढ़ रहे हो, there might be, mention of the Andes Mountains. Quickly अपनी atlas उठाई, atlas की last pages पे गए, appendix होता है, वहाँ पे सारी locations and which page number are those locations mentioned on, that is present. वहाँ से quickly अपनी location ढूंढो, उस page पे जाओ और उस location को, उस feature को अच्छे से वहीं पे देख लो कि अच्छा ये यहाँ पे लोकेटेड है, इट इज लोकेटेड इन साउथ अमेरिका, इट इज लोकेटेड ऑन द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ साउथ अमेरिका, दीज आर द कंट्रीज एसोसिएटेड विद दिस पर्टिकुलर फीचर। अभी आई एम नॉट आस्किंग यू टू रिमेंबर ईच एंड एवरीथिंग अबाउट इट, जस्ट टेक अ लुक एट इट, उसको बस देखना है। मैप्स पढ़ते टाइम फोटोग्राफिक मेमोरी बहुत एसेंशियल हो जाती है। देखो आप क्लासेस ज्वाइन करोगे, लेक्चर्स देखोगे, तो तब निमोनिक्स तो आपको प्रोवाइड किए ही जाएंगे रटने के लिए, बट अगर पहले से आपका एक बेस डेवलप्ड हो, पहले से आपको उन कैरेक्टर्स से फेमिलियरिटी हो, देन मजा अलग लेवल का आता है पढ़ने में, राइट? सो फॉर मैपिंग दिस इज व्हाट यू नीड टू फॉलो। जब भी आप ये पढ़ोगे, जो ज्योग्राफी का स्टैटिक पार्ट है वो पढ़ोगे, तब अपने पास मैप्स रखना है। और जब भी किसी लोकेशन का यहाँ पे मेंशन हो, यू हैव टू आइडेंटिफाई दैट लोकेशन ऑन योर मैप। इससे फेमिलियरिटी बढ़ेगी, मैप से जो डर लगता है कम होगा। देखो मैपिंग इज हाईली फैक्चुअल एंड आप ये एक्सपेक्ट खुद से नहीं कर सकते कि बस 2 या 3 दिन में आपको ये सारे फैक्ट्स याद हो जाएंगे, बस एंड में एग्जाम के 2 दिन पहले करेंगे। नहीं, दैट इज द वर्स्ट पॉसिबल वे टू डू दिस। मैपिंग से हर साल 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, तो अगर आप बस प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो, अभी से आप मैप से फेमिलियरिटी बढ़ाओगे, तो एंड में इन क्वेश्चंस को आंसर करने में यू विल नॉट फेस एनी प्रॉब्लम एंड दीज marks, 8 marks, 6 to 8 marks, they will be in your pocket without any extra effort. ठीक है? So that is how you need to approach the subject of geography and mapping. इसके बाद क्या करना है? इसके बाद then take a look at the PYQs once again. PYQs पे वापस से जाओ, उनको अब देखो और आइडेंटिफाई करो कि कितने आंसर कर पा रहे हो, ताकि आपकी जो रिकॉलिंग एबिलिटी है वो डेवलप हो। मोरओवर, वंस यू हैव डन अ पर्टिकुलर टॉपिक, उसको रिकॉल करने की कोशिश करनी है। फॉर एग्जाम्पल जियोमॉर्फोलॉजी में आपने अगर इंटीरियर ऑफ द अर्थ खत्म कर लिया, आज आपने खत्म किया, कल रात को बैठो और उसको रिकॉल करने की कोशिश करो। Once you are able to recall it, that means you have understood it. ठीक है? So reading के साथ recalling की practice भी करते जाओ। इसके लिए you can take help of your family members, you can take help of your friends, you can stand in front of the mirror and talk to yourself as well. समझाने की बस खुद को या दोस्तों को या मम्मी पापा को समझाने की कोशिश करनी है, तो इससे आपकी क्लैरिटी डेवलप होती जाएगी with regards to the subject. Fine. So just to summarize the entire process, सबसे पहले आपको इस एग्जाम का सिलेबस देखना है और इसके PYQs देखने हैं जो यूपीएससी ने रिलीज किया हुआ है। फिर इसका डिटेल्ड सिलेबस दो जो आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। After that, you have to go through the NCERT standard book और नोट्स, कोचिंग के नोट्स अगर आप कोचिंग ज्वाइन करते हैं तो, एंड द एटलस। देन आफ्टर दैट यू नीड टू रिकॉल एंड you need to go back to the PYQs and see how much are you able to answer yourself. And ये करके जो आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा, that is the confidence we need before the exam. क्योंकि एग्जाम देना कॉन्फिडेंस की बात है, राइट? जितना ज्यादा आप कॉन्फिडेंट रहोगे बिफोर द एग्जाम,
उतना बेहतर आपकी परफॉर्मेंस होगी. Because when you are confident, your brain kind of gaslights itself in, feeling that success. ठीक है? So that is from my end. I hope this was useful for you and आपका यूपीएससी का जो ज्योग्राफी की जर्नी है वो बहुत fruitful रहेगी if you follow this method. So thank you so much for watching the video. Bye bye and take care.